नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया है। आज शाम को मकर संक्रांति को लेकर सीएम योगी बैठक भी कर सकते हैं। साथ ही सीएम योगी 1 महीने तक चलने वाले मकर संक्रांति मेले के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 के चुनाव के लिए कई मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर तीसरा विकल्प तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर सैनिक भर्ती से कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कोई बताने वाला नहीं है। तो वहीं उन्होंने सपा नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हुए जेल भेजने का आरोप लगाया और कहा कि सपा नेताओं पर रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। गड्ढा मुक्त सड़कों के सवाल पर सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के नक्शे में है ही नहीं, क्योंकि फर्रुखाबाद में सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सरकार भी उनकी है, प्रधानमंत्री भी उनका है और मुख्यमंत्री भी उनका है, सांसद विधायक भी उनके हैं, फिर भी गड्ढे हैं तो भरेगा कौन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे क्या इससे अच्छी सड़क बना पाई बीजेपी वाले? इसलिए बीजेपी वालों को हटाओ, हम बना के दिखा देंगे। गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था इन लोगों ने 15 दिसंबर तक प्रदेश में। आपको क्या लगता है, क्या फर्रुखाबाद लगता उत्तर प्रदेश से नहीं आता? अभी आपने कहा इस नौजवान ने अच्छा सवाल पूछा। ये गड्ढा मुक्त का नारा देने वालों को लगता है फर्रुखाबाद उनके नक्शे में नहीं है। तरफ नहीं मालूम था, वो सबसे खराब रोड है। अरे भाई, विधायक उनका, एमपी उनका, सरकार उनकी, प्रधानमंत्री उनका। अच्छा, अब गड्ढे किससे भरवाओगे तुम? अब हमसे क्या गड्ढे भरवाओगे? क्या भारत जोड़ो यात्रा का समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी? भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम है जी। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती। सड़क सुरक्षा की मांगों को लेकर नगर निगम लगातार अनदेखी कर रहा है। सरकारी गाड़ियों की फिटनेस कराने और बीमा कराने तक की जहमत नहीं उठाई जा रही है। केंद्रीय कार्यशाला के अफसरों की मनमानी से संचालन में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। इसके चलते करीबन 800 गाड़ियां बिना फिटनेस सेंटर के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से करीबन 500 का तो बीमा ही नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी जानकारी तक से इनकार कर रहे हैं। हाल ही में खरीदी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तक नहीं लगा हुआ है। निगम के पास 400 गाड़ियां 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक ये गाड़ियां अब कबाड़ की श्रेणी में आती हैं। प्रदेश सरकार लगातार कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस के लिए चिंता व्यक्त कर रही है। इस समय मौसम खराब है, कोहरा भी पड़ रहा है और गाड़ियों को तमाम गाड़ियां अनफिट चल रही हैं। इसी क्रम में नगर निगम के पास करीब 800 गाड़ियां हैं सब मिलाकर, जो सरकारी और अटैच जितनी भी गाड़ियां हैं, इसमें से ज़्यादातर गाड़ियां जो है अनफिट चल रही हैं। इनकी भी फिटनेस नहीं कराई जा रही। 400 गाड़ियां ऐसी हैं कि जिनका जो है करीब 20 साल से जो है फिटनेस नहीं हुई है। ये डीजल गाड़ियां हैं जिनको किसी तरह ठोक पीट कर चलाया जा रहा है और जो 25 साल पुरानी भी कुछ गाड़ियां हैं जिनकी फिटनेस नहीं है। करीब काफ़ी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी अभी बीमा भी नहीं है। अब इन गाड़ियों को बीमा कराने के लिए भी जो है परेशान है नगर निगम, और इन समस्याओं को लेकर के नगर निगम के अधिकारी भी लगातार। आज नगर विकास मंत्री ए के शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया कि 800 गाड़ियाँ जो अनफिट हैं वो कैसे चलेंगी, तो उन्होंने खुद कहा कि गाड़ियों को फिट करने के लिए और सारा काम किया जाएगा और अनफिट गाड़ियों को भी जल्द ही जो है फिटनेस कराई जाएगी और फिटनेस के बाद ये गाड़ियां फिर सड़कों पर सुरक्षित दौड़ेंगी। कैमरामैन शिवम से मैं कहूंगा कि एक बार अनफिट गाड़ियों को फिर दिखा दें कि कैसी गाड़ियां खड़ी हैं और किस तरह की गाड़ियों से नगर निगम संचालन करा रहा है। और इस गाड़ियों की वजह से नगर निगम की फजीहत होती है और जो आम आदमियों में सही छवि नहीं जाती है। अब देखना यह है कि नगर निगम प्रशासन कब तक जो है इन गाड़ियों की फिटनेस कराता है और ये गाड़ियां फिट होकर के सड़क पर कब तक दौड़ती हैं। कैमरामैन शिवम के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए छोटी सी कन्या से ये लोकार्पण उन्होंने करवाया और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में गरीबों को कंबल वितरित करते हुए उन्होंने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी को पप्पू तो सोनिया गांधी की एक हारा हुआ सांसद उन्होंने बताया है।
किसी मतदाताओं के मत से जीतता है तो उसके बाद वो मतदाताओं का आभार और धन्यवाद देता है, और जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको चाहे मंदिर में ले जाता है और चाहे अपने माँ बाप के चरणों में रखता है, महसूस करता है हमारी सेवा के बदले ये सर्टिफिकेट मिला है, उस सर्टिफिकेट का महत्व है। तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ सोनिया गांधी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करा। और सोनिया गांधी कहती हैं या उनके लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी बीमार हैं, तो मुझे दुख इस बात का है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब हमारी आपकी कोई बातें छिप सकती हैं। सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में अपने बेटवा को प्रमोट करने के लिए लगातार दौड़ रही हैं। सपा नेता चौधरी इजहार बबलू ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी और महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में चौधरी इजहार बबलू ने भाजपा में वो शामिल हो गए और इसकी घोषणा भी की थी। जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी और महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने चौधरी इजहार बबलू और उनके साथियों का भाजपा में स्वागत किया है। इटावा में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। सिंचाई विभाग के अतिथि गृह में आयोजित शोक सभा में जिले भर के बीजेपी नेता और दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। शोक सभा में आए हुए लोगों ने श्रद्धेय हीराबेन मोदी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की पूज्य माता जी, जो एक महान आत्मा के रूप में आज उन्होंने अपना शरीर उनका शांत हुआ है। सच माने में वो एक महान माता जी के रूप में उन्होंने पूरा जीवन जिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पुत्र को जन्म ही नहीं दिया है, उनको सब तरह से विकसित किया। आज उनका शरीर पूरा हुआ है, हम लोग सब दुखी हैं। उनके श्री चरणों में इटावा के सभी कार्यकर्ता। सहारनपुर में भाजपा विधायक राजीव गुम्बर्ड ने जिला अस्पताल में कोविड से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, महिला अस्पताल में बनाए गए पीकू वार्ड और कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। इसके अलावा जिला अस्पताल में बनाए गए नशा मुक्ति केंद्र का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की। इस दौरान विधायक राजीव गुम्बर्ड ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभरा एक बीमारी कोरोना, जिसका 3 वेरिएंट आ चुके हैं, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। भारत में भी उसका एक बहुत बड़ा असर रहा, लेकिन धन्यवाद करूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने पूर्व तैयारी के साथ कोरोना के ऊपर बहुत बड़ा काबू पाने का काम किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को जिस प्रकार से रोकथाम की, वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। अभी कोरोना के 4थे वेरिएंट की दस्तक हमारे भारत में भी हुई है। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी हालत पर कोरोना फैलने ना पाए, उस पर तैयारी की जा रही है, उस पर किस प्रकार से काबू पाया जाए। अयोध्या में नववर्ष के मौके पर लाखों की तादाद में राम भक्त पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करते हैं और सरयू स्नान भी करते हैं। रामलला का दर्शन करने और मंदिर का निर्माण कार्य देखने के लिए रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। अब ऐसे में श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए नववर्ष के मौके पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज ने कहा कि बाहर से आने वाले वाहनों का उसकी चेकिंग हो रही है। साथ में ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद है। इस बार हम लोगों ने
पहले 3 टायर सिस्टम का अनुसार हम लोग सिक्योरिटी लगाएंगे और जनपद से बाहर से अंदर आने वाला गाड़ी सबको चेकिंग होगी। उसका साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है और पार्किंग की व्यवस्था है सभी हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका हम लोग। और उसके साथ साथ वहाँ का जो मंदिर है खासतौर से हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी में सबसे ज़्यादा भीड़ आता है और नया घाट में लोग ज़्यादा से लोग स्नान करने के लिए भी आते होंगे और आसपास जनपद से भी कई लोग आते हैं। उसके लिए हमने पर्याप्त फोर्स लगाया और देहात क्षेत्र से भी फोर्स जनपद का सिटी में लगा रहा है। कम से कम 10 SHOs और 4 CO और 2 एडिशनल SP सिक्योरिटी और SP सिटी भी रहेंगे, मौके पर मौजूद रहेंगे, हम भी रहेंगे। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे और इसके अलावा CCTV कैमरा के माध्यम से निगरानी रखे रहेंगे हम लोग। साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे आउटर में। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए होता है, ये भगवान राम की नगरी है। नए साल पे अयोध्या से देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। इसी कड़ी में जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया है। कोविड को लेकर जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आएंगे उनको बाकायदा इसकी RT-PCR हो, यहाँ के अगर जो देश के कोने कोने श्रद्धालु आएंगे बाकायदा सब लोग उनको बगैर जगह हर जगह से डाइवर्जन किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और जो RT-PCR है या जो कोविड को लेकर सबको डोज लग चुका है उनको बाकायदा एक मैसेज के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है कि अयोध्या में जो लोग आएंगे वो मास्क लगा करके, और जो दूसरी डोज कोविड की ले चुके हैं वो अयोध्या में आएंगे। और जो देश के कोने कोने से जो अयोध्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे वो अपने परिवार के साथ भगवान राम की नगरी में आते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी का पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ तक कि राजा प्रयाग अयोध्या में आकर सारा पाप माँ सरयू में धोते हैं। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आएंगे माँ सरयू में स्नान करेंगे, मंदिर में पूजा दर्शन करके अपने जीवन और अपने पाप को धो के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लगभग 1000 कर्मचारियों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पूरे स्टाफ का एक्सटेंशन और वेतन रोकने को लेकर काफी संकट गहराने लगा है। इसके लिए पहले भी वाइस चांसलर को लिखित में पत्र दिया था और नियमित करने की मांग की गई थी, लेकिन नियमित करने की तो बात छोड़िए, यहां तो एक्सटेंशन भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नारसन के पास जिस जगह पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार डिवाइडर्स की रेलिंग से जा टकराई थी, वहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो वही मामले में सामने आया है कि यहां हाईवे की चौड़ाई करीबन 8 फीट कम होने के चलते लोगों को अक्सर सामने सड़क होने का धोखा लगता है और वो सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस पॉइंट पर पहले भी 10 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो वहीं घटनास्थल पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भी इसकी जांच की है। साथ ही NH के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर इसके समाधान की चर्चा हुई। SP देहात ने बताया है कि इस स्पॉट को चिन्हित करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जा रहे हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक में और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ है, तो जल्दी ठीक होंगे। जी बिल्कुल। बस जोश में है और मुझे लगता है कि कम्प्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है उनकी? ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। अब मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत हंसाया। हाँ बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो भर जाता है, हम तो एज फैंस गए। मैं फैन हूँ बहुत बड़ा, अनुपम जी भी फैन है बहुत। हमने कहा जी जाना चाहिए हमको, हम ऐसे ही राइटर्स नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट,
हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी। वन मंत्री सुबोध उनियाल आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर एफटीआई में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। तो वहीं खनन व्यवसायियों की हड़ताल पर बोलते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रॉयल्टी कम करना राज्य नहीं बल्कि केंद्र का विषय है और राज्य सरकार लगातार इसके समाधान के लिए कोशिशें कर रही है, क्योंकि खनन न होने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही खनन से राजस्व वृद्धि के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान में जा रहे हैं, जिस तरह, क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब यह है कि लगातार भोजन के अभाव में जो वाइल्ड लाइफ है वो जंगल को छोड़ के आबादी तरफ आ रही है। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार ये तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पेड़ और उच्च उत्पादकता वाले फलदार पेड़ जंगलों में लगाएंगे, ताकि निकट भविष्य में इनको रोक पाए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म में आप इसको रोक नहीं सकते। उसके अलावा जिस तरह से कॉलरिंग करके कि हम ट्रेस आउट करते, लगातार विभाग ये ट्रेस करते रहता है कि उसकी गतिविधियां क्या हैं, लेकिन साथ साथ जनता की अवेयरनेस। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेजों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तरंग 2022 कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत करी। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सम्मानित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय राज्य के 1000 बच्चे एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि अब बच्चे चाहें तो हिंदी में भी एमबीबीएस कर सकते हैं। पूरे देश में 1 लाख बच्चे एमबीबीएस करते हैं और हमारे राज्य में लगभग 1000 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि एक बच्चा जो अपने पूरे एमबीबीएस के कार्यकाल में जितने सालों पढ़ाई करता है, वो अपने कॉलेज के आसपास के गांव के 5 परिवारों को गोद देगा और उनका स्वास्थ्य का परीक्षण है, वहाँ पे उनकी पूरी देख है, ताकि बच्चा कम्युनिटी और समाज से जुड़ा रहे। तो एक बड़ा काम हमें करने जा रहे हैं। दूसरा काम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे एमबीबीएस के छात्र हैं, उनको सामाजिक कामों का बोध भी हम देना चाहते हैं। वो एनएसएस से जोड़ना है, उनको एनसीसी से जोड़ना है, रोबर्ट्स रेंजर्स में भाग लेंगे, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में लेंगे, वहाँ पे साक्षरता अभियान में भाग लेंगे। ये भी हम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राज्य में अब जो भी बच्चे एमबीबीएस करेंगे, तो जब वह एमबीबीएस की पढ़ाई पास आउट करेंगे, तो जो अभी शपथ ली जाती थी, उस शपथ को अब हमने चेंज कर दिया। अब चरक विधि में बच्चे सब शपथ लेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेज अब हम अपने मेडिकल के छात्रों के बीच में करना चाह रहे हैं। और ये मैं सब तब करता हूँ कि पहले छात्रों से पूछता भी हूँ। अब नए सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई जो है हिंदी में भी कराई जाएगी। जो बच्चे हिंदी का पाठ्यक्रम चूज करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि मैं हिंदी में पढ़ाई करूँगा, तो उनको हिंदी का भी ऑप्शन दिया जाए। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सुमित्र भुल्लर ने हल्द्वानी में बनभूलपुरा के हजारों लोगों को अतिक्रमण की जद में हटाए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं की, यही वजह है कि हजारों लोगों के सर से आज छत छीनने जा रही है और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। सुमित्र भुल्लर ने यह भी कहा है कि आखिर नगर निगम ने मलिन बस्ती के सर्वे से बनभूलपुरा के इन 5 वार्डों को क्यों हटाया और राज्य सरकार चाहे तो अब भी हजारों लोगों के घर टूटने से बचा सकती है। देखिए, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और पहले भी सरकार की लापरवाही के चलते ही एक पक्षीय निर्णय आया है। सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए। जो हमारा सीमांकन की बात जो एफिडेविट कोर्ट में दिया गया था सरकार द्वारा कि राजस्व विभाग और रेलवे विभाग का संयुक्त सीमांकन होगा, वो कराया जाना चाहिए। और अगर कहीं पर किसी को अगर अतिक्रमण के चलते हटाया जाता है तो उसको हटाना बाद में चाहिए। मलिन बस्ती अधिनियम के तहत जो हमारे सरकार का एक्ट है, जो कांग्रेस ने बनाया था 2016 में, उस एक्ट के तहत पहले पुनर्वास की बात की जानी चाहिए, उसके बाद दूसरी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस घर उजड़ने से बचाने की लड़ाई लड़ रही है, भले वो न्यायालय की बात हो या भले सड़क पर लड़ाई लड़ने की बात हो। अब ये लड़ाई हल्द्वानी में है, लेकिन अगर सरकार ने
ठोस कदम नहीं उठाया और सरकार जिस प्रकार गुमराह करती है ऐसे ही करती रही तो इस लड़ाई को हम देहरादून और दिल्ली की सड़कों पर भी लड़ेंगे। नए साल का मौका है, इस पर जश्न मनाने के लिए कई लोग रिजर्व फॉरेस्ट का भी रुख करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड का वन महकमा भी नए साल के स्वागत में अलर्ट मोड पर है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही सभी रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क की टीमों को अलर्ट किया गया है कि कोई भी अनाधिकृत तरीके से पार्क क्षेत्र में प्रवेश ना करे। देखिए, वन नए साल में बन जाना अच्छी बात है, पर सबसे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, फॉरेस्ट भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी इंजॉय करें, इसका सम्मिश्रण होना चाहिए। देखिए, हमारी फॉरेस्ट फोर्सेज तो अलर्ट हैं, वो किसी तरह की भी कोई अनियमितता हो, गैर कानूनी काम होगा उसको रोकने के हमारी फॉरेस्ट फोर्सेज अलर्ट है। लेकिन जिस तरह लोगों का रुख है राजा जी पार्क और नेशनल पार्क्स में और तमाम जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं लोगों को चाहते हैं, तो उसमें यही है कि हुड़दंगबाजी ना हो और आराम से अपना नए साल का स्वागत करें। उत्तराखंड के चिन्याली सौर के तुलियाड़ा गांव के पास पाकिस्तान का एक उर्दू में लिखा हुआ बैनर मिलने का मामला सामने आया। उस बैनर में लाहौर बार एसोसिएशन लिखा हुआ है, साथ ही बैनर पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। इस घटना से पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। बैनर कहां से उड़कर इस क्षेत्र में पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी की सीमाएं चीन से लगती हैं, लेकिन वहां से बैनर आने की संभावनाओं से इनकार किया जा रहा है। बैनर कहां से उड़कर इस क्षेत्र में पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैनर वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ था, जिसके साथ गुब्बारे भी थे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।